हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक सोनग्रा उपलेटा गुजरात से। आप सबका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फैमिली की ओर से। यस दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं जो अभी क्वार्टर 4 के जीडीपी के जो डेटा आए हैं इसके बारे में। यस दोस्तों, ये जो डेटा हमें मिला है पिछले कहीं 3-4 सालों से जो हमारा जीडीपी ग्रोथ गिर रहा था उससे कहीं अच्छे अनुमान हमें यहाँ मिले हैं। तो चलो देखते हैं क्या ये अनुमान आया है। तो अब हम यहाँ पर जो आया है डेटा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा को एनालिसिस करने से पहले अपने गुरु श्री पीयूष पटेल जी का खूब खरे दिल से धन्यवाद करूंगा। मैं 2020 जून से इस प्रॉफिट फैमिली से जुड़ा हूं क्योंकि उसी ने ही मुझे ये जो इकोनॉमी के डेटा को किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से समझा जाता है और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है वो उसने मुझे सिखाया है। तो चलो अब हम यहाँ पर इस डेटा के बारे में बात करते हैं। यस दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो जीडीए के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो हमें डेटा मिलते हैं दो तरह के मिलते हैं। एक बेस ईयर यानी कि 11-12 को एक बेस ईयर मान के अभी तक उस जो डेटा जीडीपी के अंदर क्या चेंजेस आए हैं वो उसको हम बेसिक यानी कि रियल जीडीपी कहेंगे। और एक दूसरा जो इन्फ्लेशन को ऐड करके जो करंट प्राइस के मुकाबले जो जीडीपी मिलता है उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक प्राइस से जो कितना डिफरेंस है उसकी चर्चा करते हैं। यस, सबसे पहले जो जीवीए यानी कि जो प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्शन बन के आई है तब तक की उसकी वैल्यू में कितना ग्रोथ हुआ है उसको हम जीवीए कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये जो ये 2022-23 का कितना अनुमान दे सकता है ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मानना है कि भाई इस साल 2022-23 में हमारा जीवीए 7% तक का रह सकता है जो कि पिछले 21-22 में ये 8.8% का था। हमारा जो जीडीपी है वो 7.2% का रह सकता है जो कि पिछले साल 9.1% था। इसी तरह हमारी नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो भी 7.3% का रह सकता है जबकि पिछले साल 9.5% था। तो अब देखिए दोस्तों, यानी कि अगर हम रुपीस के अंदर देखते हैं दोस्तों तो हमारा जो जीडीए है 126 लाख करोड़ था जो इस साल 147 लाख करोड़ हो सकता है ऐसा अनुमान है। इसी तरह हम जीडीपी के अंदर देखें तो 136 लाख करोड़ 2022-21 में था जो कि बढ़कर अभी 22-23 में 160 लाख करोड़ रह सकता है ऐसा अनुमान है। अब हम देखिए जो ये जीडीपी है उसका कंजप्शन कितना कौन से सेक्टर में क्या है ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कंजम्पशन में शेयर जीडीपी में कंजप्शन में कौन से सेक्टर का कितना शेयर है यानी कि प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन का शेयर 58.5% का, मतलब जो जीडीपी जनरेट होता है उसमें से कंजप्शन प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन में 58 मतलब हम 60% तक तो हम इंटरनल ही कंजप्ट कर जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट का कंजप्शन 10% तक का रहता है। फिक्स कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो 34% का रहता है। वैल्यूएबल्स 1.4, एक्सपोर्ट का अंदर जो कंट्रीब्यूशन है इस जीडीपी के अंदर वो 23.5% का है। इंपोर्ट्स का जो है 25.6% का है। तो और डिस्क्रिशनरी -2.4% है। तो इस तरह का जो हमारा जीडीपी जो जनरेट होता है इसका यहाँ कंजप्शन दिखाई दिया है। अब हम देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं तो 2017 के बाद कोविड आया 2020 के अंदर, तो कंसिस्टेंटली हमारा जो जीडीपी गिरता जा रहा था 8.3 से गिरते हुए -5.8% आ गया था। लेकिन इसके बाद जो हमारी रिकवरी आई आफ्टर कोविड के बाद
तो यहाँ पर जो हमें 21-22 में 9.1% दिखाई दे रहा है, ये लो बेस की वजह से दोस्तों। तो हम इस लो बेस को कंसीडर अगर नहीं करते तो इसके बाद अब जो यहाँ पर 7.2% है, ये पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे अच्छा जीडीपी, उससे भी अच्छा जीडीपी की यह फिगर हमें दिखाई दे रही है। यानी कि इस साल हम नॉर्मल लेवल पर आ गए हैं और नॉर्मल लेवल से भी ऊपर हम उठने वाले यहाँ फिगर से हमें दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, पिछले 4 सालों में 6.8 6.3 करते हुए ये साल पिछले जो 9.1 है वो लो बेस की वजह से है। तो इसको अगर हम कंसीडर नहीं करते तो ये साल से हमारा 7.2% जो दिखाई दे रहा है, ये पिछले 4 साल के मुकाबले बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम रुपयों के अंदर देखें तो हमारा जो 13-14 के अंदर हमारा जो जीडीपी था 91 ट्रिलियन रुपीस था, जो कि इस साल 22-23 में हम 160 ट्रिलियन रुपीस की अनुमान आएगा, ऐसा हम अनुमान करते हैं। ये हमारे यहाँ पर डेटा के दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि इस जीवीए के अंदर, इस जीडीपी के अंदर किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, उस सेक्टर का जो प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं उसका हिस्सा 2022-23 में 4% का है, जो कि पिछले साल 3.15% का था। माइनिंग के अंदर 4.6% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि पिछले साल 7.1% का था। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज का जो हिस्सा है 1.3%, सॉरी 9% है, जो पिछले साल 9.1% था। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग, यस दोस्तों, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका, इसमें थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ 1.3% का जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल 11.1%, यानी कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है अफेक्टेड है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखते हैं दोस्तों, इस साल 10% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि पिछले साल 15% का था। इसी तरह देखिए हम होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसका जो हिस्सा है 14% का है, जो कि पिछले साल भी इतना ही था। इसी तरह फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज का हिस्सा अगर हम देखते हैं यहाँ तो 7.1% का है, जो कि पिछले साल 5% का था। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज को अगर हम देखते हैं तो इसका हिस्सा यहाँ पर 7.2% का है, जो कि पिछले साल 9.7% का था। तो टोटल अगर जीवीए के अंदर देखिए तो हमारा ये जो कंट्रीब्यूशन है 7% का है, रह सकता है ये मानना है, जो कि पिछले साल 8.8% का था। अब हम इंडिविजुअल क्वार्टर, जो फोर्थ क्वार्टर आए हैं, रियल क्वार्टर जो आए हैं, यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमें क्वार्टर के अंदर पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें 5.5% का दिखाई दे रहा है। माइनिंग के अंदर 4.3%, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4.5%। तो देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वार्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट जो पिछले, देखिए दोस्तों, Q2 और 3 अफेक्टेड था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर, जो -3.8 और -1.4। लेकिन इस Q4 के अंदर हमें फिर से अच्छा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनुअल में हमने देखा कि ये सेक्टर अफेक्टेड था। तो अब ये Q4 के अगर जो डेटा को कंसीडर करते हैं, अगर ये डेटा कंसिस्टेंसी रहता है तो हम फिर से ये मैन्युफैक्चरिंग में भी इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज में हमें 6.9% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले साल यही क्वार्टर में 6.7% का ग्रोथ था। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखें तो 10.4% का ग्रोथ है, जो कि पिछले साल 5% तक का ही था। इसी तरह कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, होटल, ये जो सब सेक्टर है उसका जो हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो 9.1% का है, जबकि पिछले साल 5%, यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है। इसी तरह फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज से हम देखते हैं तो यहाँ पर 7.1% का ग्रोथ है, जो कि पिछले साल 4.6% का ग्रोथ था। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज में देखें तो यहाँ में
3.1% का ग्रोथ मिला है, जो कि पिछले साल 5.2% का ग्रोथ था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस Q4 के अंदर हमें 6.5% का ग्रोथ मिला है, जबकि पिछले साल ये 3.9% का ग्रोथ था। अगर हम रुपीस के अंदर देखिए तो 39 लाख करोड़ का जो है जीवीए इस साल हमें मिला है। अब हम देखते हैं दोस्तों कंजप्शन, क्वार्टरली कंजप्शन में हमें क्या मिला है। यस, तो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन में हमें इस क्वार्टर में 55% का कंजप्शन मिला है, जबकि पिछले साल 56.7% का इसी क्वार्टर में था। इसी तरह गवर्नमेंट का कंजप्शन देखते हैं तो 11% का है। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस साल भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के अंदर जो प्रोविजन रखा है, तो यहाँ उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है कि 35% का यहाँ पर हमारा फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है, इसका हिस्सा यहाँ पर है। इसी तरह चेंज इन स्टॉक्स 0.8%, वैल्यूएबल्स 0.9%। एक्सपोर्ट के अंदर जो इसका हिस्सा है एक्सपेंडिचर का, तो यहाँ 22.8% का, जो पिछले साल 21.6% का था। इंपोर्ट के अंदर हम 22.9% का, जो कि पिछले साल 23.2% का था। डिस्क्रिशनरी में हम देखिए तो यहाँ पर -2.9 का है, जो कि पिछले साल -3% था। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो इस क्वार्टर में हमें 6.1% का एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं दोस्तों करंट प्राइस। यस, करंट प्राइस के मुकाबले हमारा जीडीपी में कितना इंप्रूवमेंट आया है और कितना इंप्रूवमेंट रह सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा हम जिस सेक्टर यानी कि हम शेयर बाजार, हम इकोनॉमी, हम इन्वेस्टर है, तो हमारा हमें सबसे ज्यादा ध्यान करंट प्राइस के मुकाबले क्या है ये भी देखना जरूरी है। तो करंट प्राइस में जीडीपी में कितना इंप्रूवमेंट आया है यहाँ हम इसकी चर्चा करते हैं। तो चलो यहाँ पर भी जो जीवी है करंट प्राइस के मुकाबले हमें 15.4% का ग्रोथ मिला है, जबकि पिछले साल ये 70.9% का था। इसी तरह हम जीडीपी में अगर देखें तो हमें 16.1% का ग्रोथ मिला है, जबकि पिछले साल 18.4% का था। और इसी तरह हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम देखते हैं तो ये हमें 17.2% का मिला है, जबकि पिछले साल 18.9% का था। अब हम रुपीस के अंदर हम देखें तो 2020-21 में हम 198 ट्रिलियन की हम ये जो जीडीपी थी, जो अभी हमारी जीडीपी हो गई है 272 ट्रिलियन। यस, 272 ट्रिलियन ये हमारी जीडीपी हो गई। इसी तरह अगर हम एक्सपेंडिचर को भी हम करंट प्राइस से हम देखते हैं जीडीपी का एक्सपेंडिचर, तो यहाँ हमारा प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन जो है 60.6% दिखाई दे रहा है, जो गवर्नमेंट का कंजप्शन है 10.3% है, फिक्स्ड एसेट कैपिटल फॉर्मेशन है 29.2% का है, चेंज इन स्टॉक 0.7% का है, और इसी तरह एक्सपोर्ट में हमें 22.8% का जो कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। इसी तरह इंपोर्ट का भी हम देखें तो 26.4% का, और डिस्क्रिप्शनरी में अंदर 1.7% का कंट्रीब्यूशन है। तो ये था करंट प्राइस के मुकाबले। हम इसी तरह जिसे हम बेसियर के हिसाब से देखा, इसी तरह हम यहाँ पर करंट प्राइस के हिसाब से कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर देखते हैं। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग के हमें करंट प्राइस के मुकाबले 12.1% का कंट्रीब्यूशन है। माइनिंग और क्वारिंग के अंदर 36% तक का, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें यहाँ पर 7% का ग्रोथ कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई दिया। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस के अंदर हम 33.5% का कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर 70% तक का, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हम देखें तो 23.1% का है।
इसी तरह फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस के अंदर हम देखें तो 15% का ग्रोथ हमें, 15% का कंट्रीब्यूशन इसमें मिला है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर 13.8% का है। यानी कि टोटल मिला के अगर हम देखा जाए तो हमें 15.4% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिला है, जो कि पिछले साल यही कंट्रीब्यूशन 7.9% का आया था। अब हम क्वार्टर की चर्चा करते हैं दोस्तों। करंट प्राइस के हिसाब से इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले क्या था, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है करंट प्राइस के मुकाबले फोर्थ क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले 10.3% का हिस्सेदारी हुई है। माइनिंग की जो हिस्सेदारी आई है वो 16.3% की आई, जो पिछले साल 28.7% की थी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देखें तो 6.1% की है, जो कि पिछले साल 9.4% की थी। इसी तरह इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस की जो हिस्सेदारी हम देखते हैं तो 26.4% की है, जो कि पिछले साल 13.6% की थी। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में हमें 11.8% का कंट्रीब्यूशन है, जबकि पिछले साल वो 15.8% का था। इसी तरह होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज के अंदर हमें 12.5% का दिखाई दे रहा है कंट्रीब्यूशन, जबकि पिछले साल ये 17.5% का था। इसी तरह फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का जो हिस्सा है यहाँ पर 11% का दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले साल वो 14% तक का था। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज के हम देखें यहाँ पर हमें 9.6% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि पिछले साल यही क्वार्टर में 11% का कंट्रीब्यूशन था। यानी कि टोटल अगर मिला के देखा जाए ये पूरे सेक्टर के हमें 10.8% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि पिछले साल ये 14% का कंट्रीब्यूशन था। यानी कि क्वार्टर 4 के अंदर हमें 10.4% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम एक्सपेंडिचर के बारे में हम देखें करंट प्राइस के हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर। यस दोस्तों, तो यहाँ में क्वार्टर 4 में प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जो हमारा 58.4% का है। गवर्नमेंट का कंजप्शन 12% का है। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारा 32% का, चेंज इन स्टॉक्स 0.7% का, वैल्यूएबल्स 0.8% का, एक्सपोर्ट में 22.7%, इंपोर्ट के अंदर 4.3% और डिस्क्रिशनरी के अंदर -2.1 का हिस्सा है। इसी तरह का टोटल हम देखें तो ये जीडीपी का जो परसेंटेज चेंज हुआ है 10.4% हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इंडिविजुअल सेक्टर का जो हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन से सेक्टर में कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा, इसका हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करते हैं कि कौन से सेक्टर का कितना इंप्रूवमेंट आया है। तो चलो हम देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। यस, प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि प्रोडक्शन ऑफ राइस के अंदर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले अप्रैल 21-22 में जो 5% था, इस साल 4.1% है। प्रोडक्शन ऑफ कोल यानी कि कोल प्रोडक्शन हमें 14.8% का दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल 8.5% का था। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल पिछले साल भी माइनस था, इस साल भी माइनस है। सीमेंट का सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 8.6%, जो पिछले साल 20.8, यानी कि ये लो बेस वाला भी था दोस्तों, फिर भी हम यहाँ 8.6 अच्छा है। स्टील का कंजप्शन भी हम देखते हैं तो 13.3% और 11.4% का। दोस्तों हमें पता है कि अभी जो बजट आया था, बजट के अंदर जो ये कंस्ट्रक्शन इंफ्रा के अंदर अलग से जो गवर्नमेंट ने जो पैसा लगाने का सोचा है, इसकी इफेक्ट हमें सीमेंट और स्टील की जो कंपनियां हैं, स्टील का कंजप्शन है उसमें दिखाई दे रहा है। ये हमारे जीडीपी से डेटा से भी हमें पता चलता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ये इसका इफेक्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब क्वार्टर टू क्वार्टर हम देखते हैं तो राइस का प्रोडक्शन इस फोर्थ क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में माइनस था, क्योंकि इस क्वार्टर में 32.1% का ग्रोथ मिला है।
कोल के अंदर हमें 11.4% का ग्रोथ मिला है। क्रूड में अभी भी माइनस है, -2.9% का। यहाँ पर सीमेंट में हमें 3.5% का ग्रोथ, जो कि पिछले क्वार्टर में 9% का ग्रोथ था। स्टील का कंजप्शन देखो, पिछले क्वार्टर में -1.6% का था, जबकि अभी 17% का कंजप्शन इस क्वार्टर में। तो हम यहाँ पर स्टील और सीमेंट की कंपनियों के अंदर देखेंगे कि उसके जो सेल्स के फिगर किस तरह के आने वाले हैं। तो ये हम इस डेटा का उपयोग हम हमारी कंपनियों के रिजल्ट के सेल्स के अंदर किस तरह से चेंजेस होते हैं, ये देखने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेल्स ऑफ व्हीकल। तो हम यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल की बात करेंगे। तो पिछले साल जो कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर हम देखें तो 21-22 में 26% का ग्रोथ था, जो कि इस साल 34% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह हम प्राइवेट व्हीकल में देखिए तो पिछले साल -7% का डी ग्रोथ था, जबकि इस साल 90% का। तो देखिए ये जो हमें 90% का ग्रोथ यहाँ जीडीपी में दिखाई दे रहा है, हमें अभी ही जो ऑटो के सेल्स के डेटा आए हैं अभी अप्रैल का, जो इस महीने का, तो यहाँ पर भी हमें प्राइवेट व्हीकल के जो गाड़ियां हैं ज्यादा बिकी है दोस्तों। तो ये जीडीपी में जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सेल्स में भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस डेटा का हम अपने इन्वेस्टमेंट के पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर कंपनी में किस तरह के इम्पेक्ट करते हैं, उसको को रिलेटेड करना चाहिए। तो इस डेटा को यहाँ पर हमें जो मिलता है उससे हम सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई दिया है, और हम देख रहे हैं मारुति नए हाई की ओर जा रही है। इसी तरह क्वार्टर के अंदर हम देखें दोस्तों तो कॉमर्शियल व्हीकल में लास्ट ईयर में 80-90% का ग्रोथ था, जबकि इस साल 11.6% यानी कि 12% का ग्रोथ है। अब क्वार्टर में भी देखिए प्राइवेट व्हीकल के अंदर पिछले साल 90% का डी ग्रोथ था, जबकि अभी 7.2%, यानी कि इस जो डेटा के हिसाब से हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं दोस्तों कि प्राइवेट व्हीकल में डिमांड बढ़ी है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के हाल क्या है। यानी कि देखिए कार्गो जो मेजर शिप पोर्ट्स कार्गो हैंडलिंग करते हैं, उसमें क्या हुआ है, पिछले साल 7% का ग्रोथ था, इस साल 9% का ग्रोथ है। कार्गो हैंडल एयरपोर्ट कार्गो, मतलब एयरपोर्ट से जो माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, तो कार्गो एयरपोर्ट हैंडलिंग, उसमें गिरावट आई है। पिछले साल 29% का ग्रोथ था, इस साल -5% का डिग्रोथ है। इसी तरह हम पैसेंजर एयरपोर्ट हैंडलिंग, मतलब पैसेंजर का जो एयरपोर्ट के अंदर अभी जो इतनी गर्दी, इतनी टिकट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है 64% का ग्रोथ था जो पिछले साल, यहाँ 74% का ग्रोथ पैसेंजर के अंदर हमें यहाँ दिखाई है। रेलवे के अंदर हम देखिए, रेलवे जो माल सामान को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ हमें थोड़ी गिरावट आई है। यहाँ 21% का पिछले साल ग्रोथ था, यहाँ पर इस साल 10% का ग्रोथ आया है पर किलोमीटर के हिसाब से। हम देखिए पैसेंजर के अंदर हम देखते हैं दोस्तों, रेलवे के पैसेंजर के तो 155% का जो था, इस साल 64% का ग्रोथ हमें मिला है पैसेंजर के पर किलोमीटर के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। अब हम क्वार्टर की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो कि कार्गो हैंडलिंग जो है पिछले क्वार्टर में -0.6 था, जो कि इस क्वार्टर में हमें 8.5% का ग्रोथ मिला है। यानी कि मेजर जो पोर्ट्स है, तो हम ये जो पोर्ट्स की ट्रांसपोर्ट कार्गो कंपनी है, उसके रिजल्ट को, उसके जो डेटा को हम यहाँ ट्रैक करना चाहिए, ये जो डेटा है इसके हिसाब से। इसी तरह हम एयरपोर्ट जो कार्गो हैंडलिंग होती है, यहाँ पर हमें गिरावट दिखी है। एयरपोर्ट पैसेंजर के अंदर देखिए पिछले क्वार्टर में हमें, इसी क्वार्टर में 13.10% का ग्रोथ था, जो कि इस साल 58% को। देखिए दोस्तों पैसेंजर की जो एयर, मतलब लोगों को जो अभी मुसाफरी या जल्दी करनी है, और जो प्राइस थोड़ी गिरी है, और जो अवेलेबिलिटी मोदी सरकार ने जो कराई है, इसकी वजह से लोग एयर के अंदर, मतलब प्लेन के अंदर ट्रैवलिंग ज्यादा कर रही है, हमें यहाँ डेटा से दिख रहा है। इसीलिए तो दोस्तों हमें पता है इंडिगो, यस, इंडिगो एविएशन के जो शेयर है वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। इसी तरह हम रेलवे का जो डेटा देखें क्वार्टर में, तो ये हमें 4.7% का ग्रोथ मिला है, जो कि पिछले साल 11% का ग्रोथ था।
रेलवे पैसेंजर के अंदर भी हमने देखिए तो 40% का ग्रोथ है, ये 39.4% का इस साल भी, मतलब कि रेलवे में भी हमें अच्छा ग्रोथ मिल रहा है और एयर पैसेंजर मतलब पैसेंजर का ग्रोथ यहाँ में अच्छा दिख रहा है। तो इस जो डेटा है, इस डेटा का हम यूज कहाँ पर, मतलब कि कार्गो की कंपनियां, एविएशन कंपनियां और रेलवे की कंपनियां, तो इस डेटा का हम कुछ कंपनियों के रिजल्ट के सेल्स के अंदर हम क्या असर यहाँ पर जो हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तो इंडिविजुअल कंपनियों में क्या ग्रोथ मिलता है कि नहीं, ये हम ध्यान रखने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद हम बैंकिंग के अंदर देखिए, तो बैंकिंग डिपॉजिट के जो एग्रीगेट डिपॉजिट है वहां पर 9.6% का ग्रोथ मिला है, जो कि पिछले साल 8.9% का था। बैंक जो क्रेडिट मतलब जो लोन प्रोवाइड करती है उसमें भी अच्छा ग्रोथ आया है, 9.6% का जो पिछले साल था, अभी 15% का ग्रोथ। इसीलिए तो दोस्तों बैंक निफ्टी नए हाई की ओर चल गई है, नया हाई बैंक निफ्टी ने बनाया, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है दोस्तों। पहले जो कोविड के बाद क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रहा था तो बैंक हाई नहीं लगा रही थी, तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ हमें मिला है तो ये इसी की वजह से जो अच्छी बैंक है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और इसीलिए ही बैंक निफ्टी अच्छा हाई रही है। यहाँ पर जो हम देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडी, तो इसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन घटा है पिछले क्वार्टर में 15% का, कोविड की वजह से जो सब्सिडियां दी गई थी, तो इस साल उसमें गिरावट आई है। इस साल हमें इस क्वार्टर में 0.3% का ही इस साल मिला है। इसी तरह हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर 54% तक की दी थी। यस दोस्तों, हमें पता है क्वार्टर में जो कोविड आया था इसकी वजह से गवर्नमेंट को जो सब्सिडियां देनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर इस क्वार्टर में हमें 0.2% की ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इस क्वार्टर का हम बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के हमें ध्यान रखना है इस डेटा को देखते हुए। अब हम देखते हैं कि पिछले साल के मुकाबले जो हमारा ग्रोथ नहीं आ रहा था, सबसे हेडेक था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, पिछले साल 5.5% का इन्फ्लेशन था, जो इस साल 6.7% का इन्फ्लेशन था। क्वार्टर टू क्वार्टर हम देखें तो 6.3% का क्वार्टर पिछले साल था, इस क्वार्टर में हमें इन्फ्लेशन गिर कर आया 6.2% का। इसी तरह हम आईआईबी के जो डेटा है उसका अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो माइनिंग के अंदर हमें 5.8%, मैन्युफैक्चरिंग में 4.5%, इलेक्ट्रिसिटी में 8.9 और मेटल माइनिंग के अंदर हमें 1.3% का ग्रोथ एन्यूअल टू एन्यूअल दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टरली हम देखें तो माइनिंग के अंदर 6.8%, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 7 और मेटल मिनरल्स के अंदर 7.4% का ग्रोथ हमें मिला है। इसी तरह हम WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी अगर हम देखते हैं, पिछले साल के अंदर फूड जो फूड आर्टिकल्स है वहां पर हमें 7.3% का ग्रोथ मिला है, पिछले साल 4.1% का था। मिनरल्स के अंदर WPI के अंदर 3% का ग्रोथ, जो कि पिछले साल 20% का ग्रोथ था। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर 5.6% का है, जो पिछले साल 11.1 तो इन्फ्लेशन में गिरावट यही यहाँ में दिखाई दे रही है। तो पिछले साल कोमोडिटी का प्राइस जो 13% का था, अभी यहाँ 9.4%, मतलब ये जो WPI इसको क्या बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो ये जो गिरा है मतलब 4%, यहाँ पर फूड में थोड़ा बड़ा है, बाकी जो माइनिंग मिनरल्स मैन्युफैक्चरिंग और कोमोडिटी यहाँ पर गिरा है, ये अच्छी बात है दोस्तों। इसी तरह अगर क्वार्टर टू क्वार्टर हम देखें तो फूड के अंदर जो पिछले साल 9 था, इस क्वार्टर के अंदर हमें 4% दिखाई दे रहा है। मिनरल्स के अंदर पिछले क्वार्टर में 24.5 था, जो कि इस क्वार्टर में -6.1% आया है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देखिए तो पिछले क्वार्टर के अंदर हमें 10.3%, पिछले सही क्वार्टर फोर में ही मतलब, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 1.4% का दिखाई दे रहा है। कॉमोडिटी के अंदर हम देखें तो पिछले क्वार्टर फोर के अंदर, पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर 14% का था, जो अभी गिर के 3.3% आई, यानी कि ओवरऑल हम यहाँ पर जो डेटा देखते हैं तो ये होलसेल प्राइस में गिरावट आई है। इसी की वजह से ही आने वाली जो कंपनियों के सेल्स और ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ये टोटली इसका जो चार्ट में दिया गया है,
तो थैंक यू दोस्तों, ये था जीडीपी के Q4 के डेटा एनालिसिस। आपको ये डेटा कैसा लगा? आप कमेंट और लाइक बिल्कुल कीजिए और अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।